आप देख रहे हैं एक्सप्लेन विद सौरभ। सौरभ के साथ। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है अनोखा तिलिस्म, जो कि हमने एक अपना पहला पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद ही आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारी जो पिछला पार्ट था वो यहाँ तक हो चुका था कि मलय सोच रहा था कि अब बुढ़ापा तो आ ही गया है, अब मरना है तो क्यों ना एक बार उस बक्से की खोज में खुद जाया जाए और उस जंगल में देखा जाए कि बक्सा कहाँ पर है और उस जंगल का राज क्या है आखिर। तो इसके आगे अपनी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें। और कहानी को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, तो हमें भी मज़ा आएगा कहानी को बनाने में। तो दोस्तों, आपसे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो कहानी हम अपनी शुरू करते हैं। बाद मलय ने दरबार में सभा बुलाई, जिसमें उसने सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया था। उस सभा में उसने ये ऐलान किया कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और वो अपना बाकी बचा जीवन तीर्थ स्थलों पर ही बिताएगा। इस बीच कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। मलय को 1 सप्ताह लगा सभी को सारी जिम्मेदारी देने व उनसे अलविदा कहने में। आखिरकार उसने अपना राज्य छोड़ दिया। सबके दिखावे में वो तीर्थ स्थल के लिए निकला था, परंतु कुछ दूर जाने के बाद वो एक पहाड़ी की ओर मुड़ गया। वहां जाकर उसने मुंह पर कालिक, नकली दाढ़ी मूछ लगाई, अपनी गठरी में से मैले कुचैले कपड़े निकालकर पहन लिए। उसके बाद अपनी गठरी से एक पोटली निकाली जिसमें भोजन था। भोजन समाप्त होने के बाद पहाड़ी में बनी एक गुहा में मलय विश्राम करने के लिए लेट गया। इसी बीच उसकी आंख लग गई। जब वो सोकर उठा तो रात का कालापन बस शुरू ही हुआ था। मलय हड़बड़ा कर उठा, अपनी गठरी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। 2 घंटे लगातार चलने के बाद वो अचानक एक विशालकाय परछाई देखकर सहम गया और दबे पांव से एक पेड़ के समीप पहुंचा और उसके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो परछाई पास और पास आने लगी और पास और भी ज्यादा पास आने लगी। तभी उसने अपने कंधे पर एक भारीपन महसूस किया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और एक ही पल में शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो कुछ भी सोचता उससे पहले उसके कंधे से वो भारीपन हट गया। ऐसा होते ही बिना कुछ सोचे समझे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक विशालकाय जिन्न, जिसका थूथला शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून, शरीर से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो बर्दाश्त करना नामुमकिन सा था। उसे देखते ही मलय बेहोश हो गया। उसके बाद वो जिन्न उसे जंगल में उठा ले गया। आगे तुम समझ ही लो क्या हुआ होगा। इसलिए इस जंगल के अंदर जाना तो क्या आसपास रहना भी आत्महत्या के बराबर है। दोस्तों, ये कहानी हमारी अभी वहीं पर है जहाँ पर उन लड़कों को वो जो बाबा मिला था शुरू में जंगल में, वो ये सिर्फ कहानी उनको बता रहा था कि ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। तो उनको रोकने का वो प्रयास कर रहा था। उसके बाद वो लड़के कहते हैं, क्या बाबा, राजा मलय की कहानी ऐसे कैसे खत्म हो गई? इतनी आसान मौत ये संभव नहीं है, आप कुछ छुपा रहे हैं। ये इस कहानी का अंत नहीं है, मैं जानता हूँ। राजा मलय का किस्सा इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आप बस हमें रोकने के लिए बातें बना रहे हो। नहीं राजकुमार, यही सत्य है। यही मलय का अंत था। ये जंगल हजारों लोगों की तरह उसे भी खा गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने वायदे का मान रखो और वापस लौट जाओ। ठीक है, यदि आपकी कहानी सच है तो आपको सब कुछ कैसे पता? आपके अनुसार ये कहानी आज से कुछ 400 साल पहले की है और आप तो मुझे 400 वर्ष के नहीं लगते, तो फिर आपको ये घटना इतने अक्षर कैसे पता है? इतना संक्षेप में मुझे अपने बारे में भी नहीं पता। सुमेर ने एक साथ हजारों सवालों की बारिश कर दी। अच्छा सवाल है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ये सवाल जरूर पूछता। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मेरे पूर्वज महाराज मलय के महल में ही कार्यरत थे। वो महाराज के शुभ चिंतकों में से एक थे। जब महाराज ने महल छोड़ा तब उन्होंने गुप्त रूप से उनका पीछा किया था। तभी उन्होंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी और उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ की रखवाली करते आए हैं। तो क्या आप सभी को ये कहानी बताते हैं? सुमेर ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, सब आप दोनों की तरह जिद्दी नहीं होते
और वापस लौट जाते हैं, और कुछ आप दोनों की तरह किसी की बात सुनने के लिए रुकते नहीं, सीधे अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, हम वापस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको वचन दिया है। वो एक भावी राजा का वचन तोड़ना वाजिब नहीं है। बाबा को अलविदा कहे दोनों अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, लेकिन सुमेर के मन में अनेकों सवाल थे जिनके बारे में वो प्रताप से बात करता है। और जैसे जैसे सुमेर अपने मन के सारे संशय राजकुमार के सामने उजागर कर जाता है, राजकुमार भी अचंभित होता जाता है कि उसने इस पहलू से क्यों नहीं सोचा। इन सब सवाल जवाब के बाद दोनों में कुछ गुप्त वार्तालाप हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई। प्रताप ने सुमेर से अगली सुबह महल में आकर मिलने का वादा लेकर अलविदा कहा, जिससे वो अपनी योजना को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर सके। दोनों की बातचीत और योजना का पता आपको कहानी के आगे भागों में पता चलेगा। सप्ताह बीत गए। एक दिन प्रताप और सुमेर बीहू नदी, इस नदी के तट के पास रखी शिलाओं में से एक शिला उसी गुप्त द्वार की निकासी है जिसके द्वारा महल की रसोई में है, बीहू नदी पर बैठे हुए थे। एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे कि सुना है तुम्हारे लिए सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आ रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि संभलगढ़ की राजकुमारी रतिका ने प्रेम पत्र भी भेजा है। हाय, काश हमारे लिए भी सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आते, हम पर भी कोई ऐसे मरती। सुमेर ने प्रताप को कोहनी मारते हुए अपनी बात खत्म की। बस भी करो सुमेर, तुम अभी तक उस प्रेम पत्र की बात पर अटके हुए हो, और भले ही कोई पत्र भेजे या कोई कितने भी बड़े राज्य की राजकुमारी हो, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं विवाह उसी से करूंगा जिससे मुझे प्रेम हो। नीली झील जैसी आंखें, हवा में लहराते घुंघराले लंबे बाल जिनके आगे काली घटाएं भी शर्मा जाएं, सुर्ख लाल गुलाब जैसे गाल, गुलाब जैसे होंठ जिसकी हंसी से मौसम का मिजाज बदल जाए, अप्सरा जैसा शरीर, कमल की पंखुड़ियों जैसे हाथ, शरीर के वस्त्र इतने सुंदर और अनोखे जैसे देवियों ने खुद प्रदान किए हो। हाथों में चूड़ियां, कमर में कमरबंद, गले में अनमोल मोतियों के हार उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। इतनी सुंदर स्त्री इस लोक की तो हो ही नहीं सकती। मैं इसकी ओर आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। इस एक क्षण में ही मैंने खुद का हृदय उसे सौंप दिया। मुझे उससे प्रेम हो गया है। सुमेर, जो कि नदी की दूसरी ओर मुंह किए, मुंह पर कपड़ा डाले लेटा, प्रताप की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसे लग रहा था कि वो अपनी भावी प्रेमिका का चित्रण बता रहा है। लेकिन वो प्रताप के आखिरी शब्दों को सुनकर चौंक गया और खड़े होकर जिस ओर प्रताप का चेहरा था देखने लगा। इसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन प्रताप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो सुमेर ने उसे झकझोर दिया। वो चली गई। इतना कहते ही प्रताप ने आंखें बंद कर ली और मूर्छित होकर सुमेर की बाहों में गिर गया। प्रताप को ऐसे मूर्छित होकर गिरता देख सुमेर सहम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसने प्रताप का सर आराम से जमीन पर रखा और अंजलि में नदी का पानी भरकर प्रताप की आंखों पर छिड़का। प्रताप ने धीरे धीरे करके आंखें खोली। प्रताप को होश में आते देख सुमेर की बढ़ी हुई धड़कनों को थोड़ा सा विराम मिला। उसकी जान, जो प्रताप की हालत देखकर निकलने की आतुर थी, अब जाकर उसकी जान में जान आई। क्या हो गया था तुम्हें? अचानक मूर्छित कैसे हो गए? और कौन थी वो? कहाँ चली गई? किसकी बात कर रहे थे तुम? ये वीरान नदी का किनारा जो हमारे अलावा शायद ही किसी मनुष्य को यहाँ देखता होगा। यहाँ और किसको देख लिया तुमने? मैंने कब बोला कि मैंने कोई मनुष्य देखा? वो मनुष्य हो ही नहीं सकती। वो तो देवलोक से उतरी अप्सरा थी। कौन? सुमेर चेहरे पर आश्चर्य से भरे भाव को उभारते हुए बोला। जिस अप्सरा का मैंने तुमसे वर्णन किया, वो मेरे सामने ही, वो वहाँ उस ओर नदी के किनारे बैठकर पानी में हाथ डाले उससे खेल रही थी। उसकी मुस्कान बड़ी चंचल और मनोहर थी। उसे देखते ही उसकी प्रशंसा करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मैं उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि ध्यान ही नहीं दिया वो कब मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उसे जाते नहीं देखा, वो बस याकायाक आंखों के सामने से ओझल हो गई। पता नहीं कहाँ गई होगी। क्या वो सच में कोई अप्सरा थी जिसे देवदूत आकर ले गए? यहाँ कोई महल नहीं है, कोई घर नहीं है, बस विकराल नदी और उसका वीरान किनारा, जिसके तट के कुछ ही दूर पर बसा ये भयानक जंगल है। वो कहाँ से आई और कहाँ चली गई? शायद तुम अपनी मन की प्रेमिका का चित्रण करने में इतना खो गए कि तुम्हें वहम हुआ होगा।
सुमेर प्रताप को समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। उसे अब पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि प्रताप उस अनजान स्त्री के प्रेम में पूरी तरह से पड़ चुका है। इस प्रेम रूपी मायाजाल से उसे निकालना अब नामुमकिन था, परंतु वो अपने मित्र की सहायता करे तो करे कैसे। वो उसके लिए हर एक कन्या ला सकता है जिसका कोई पता हो, लेकिन जिसका ना नाम है ना पता, उसको लाना बहुत मुश्किल होगा। कोई नामो निशान नहीं है जो इस बात की ओर इशारा करे कि वो स्त्री जिसके लिए प्रताप व्याकुल हुआ जा रहा था वो सच में इस दुनिया में है। सुमेर से प्रताप की दशा देखी नहीं जा रही थी। ठीक है प्रताप, अभी महल वापस चलो, आराम करो, हम कल से उस स्त्री को ढूंढना शुरू करेंगे। नहीं सुमेर, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। यदि मैं यहाँ से चला गया और वो दोबारा यहाँ आई, मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा। मुझे यहीं रहने दो, तुम चले जाओ। नहीं प्रताप, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यदि संध्या काल तक तुम महल नहीं पहुँचे तो महाराज को तुम्हारी चिंता होगी, और यदि उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ इस जंगल के आसपास भी जाते हो तो मुझे इस बारे में पता होने व तुम्हारे साथ यहाँ आने के लिए दंड का भागी बनना होगा। साथ ही महाराज तुम्हें नज़रबंद भी कर देंगे। हम कल पक्का यहाँ आएंगे और मैं स्वयं कोने कोने में तुम्हारी प्रेयसी को खोज करूँगा। तभी प्रताप ने सुमेर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सुमेर प्रताप की बात से सहमत हो गया। वो अपने मित्र की खुशी और व्याकुलता खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एक मोड़ पर पहुंचकर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। प्रताप के महल पहुंचते ही एक सेवक उसके द्वार पर पहुंचता है और ये सूचना देता है कि महाराज ने प्रताप को उनके कक्ष में याद किया है। आपने याद किया पिताश्री? हाँ प्रताप, क्या मैं जान सकता हूँ आजकल तुम अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हो? बस पिताजी, राज्य में जनता का हाल जानने के लिए और मन हुआ तो थोड़ा शिकार पर निकल जाता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक राजकुमार हो, और जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता है राजा बूढ़ा होता जाता है। इसलिए तुम्हें अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरबार में व मेरे साथ बिताना चाहिए। मेरे जीवन का अब ज़्यादा दिन तक भरोसा नहीं है। जी पिताजी, मैं आपकी बातों को ध्यान रखूँगा, परंतु पिताजी मुझे कुछ ज़रूरी कार्य संपन्न करने हैं और मैं उसके लिए वचन भी दे चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूँ अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए। उसके बाद जो मैं कहूँगा वही होगा। खैर, मैंने तुम्हें ये सूचित करने के लिए बुलाया था कि मैंने रेवती और किशोरी का विवाह नाहरगढ़ के राजकुमार विकट और वल्लभ के साथ तय किया है। 1 सप्ताह बाद का ही मुहूर्त निकला है। उसके पश्चात इनकी कुंडली के लिए कई वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है। क्या पिताजी, आपने दोनों का विवाह तय कर दिया? इतना अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। कोई सूचना या सलाह के लिए तुम्हारा महल में होना भी जरूरी है। प्रताप महाराज की सारी बातें सुनकर विचलित मन से अपने कक्ष में चला गया। रात हो चली थी, सबने भोजन कर लिया। प्रताप भी बस सोने के लिए ही लेटने वाला था कि खिड़की के पास कुछ आहट हुई। वो आगे बढ़ता ही एक छोटा पत्थर तेजी से आकर उसके हाथ पर लगा। पत्थर लगने के बाद प्रताप हंसने लगा। ओह, तो ये तुम हो? आ गए हो मतलब? जो काम दिया था वो हो गया। अरे अब बातें ही करोगे या ऊपर खींचोगे भी? मुझे मरना नहीं है। अभी मेरा विवाह तो क्या, कोई प्रेमिका तक नहीं मिली है। प्रताप हाथ नीचे लटकाता है और किसी तरह बल लगाकर सुमेर को ऊपर की ओर खींच लेता है। बताओ क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे सांस तो लेने दो। बताओ, राजकुमार के बचपन का दोस्त हूँ, तब भी बचपन से लेकर आज तक मुझे महल में ही छुप कर ही आना पड़ता है। ऐसा कहकर वो प्रताप के साथ उसके बिस्तर पर बैठता है, बगल में गिलास में रखा पानी उठाता है और एक ही घूंट में पीकर खत्म कर देता है। अब बताओ भी, अगर तुम्हारा आराम हो गया हो तो, प्रताप उत्सुकता दिखाते हुए बोला। सुमेर ने प्रताप को सारी घटना जैसे के तैसे सुना दी। ये सुनकर प्रताप के होश उड़ गए। चेहरे पर हजारों भाव, जो कमरे का चक्कर लगाते हुए वो उत्सुकता से सुमेर की बातें सुन रहा था, धड़ाम से बिस्तर पर आकर बैठ गया। आखिर सुमेर ने प्रताप से ऐसा क्या कह दिया था कि उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को, और इसके आगे का पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।